welcome back to the another video of Economics for Burner by Vishu Agarwal. Students, इससे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्लास में भी आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे आज हम उनको कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं प्लीज इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द फर्स्ट जो अगला टॉपिक हमारा उसमें है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिला एट दैट टाइम हमारी जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक। स्टूडेंट्स, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन थी एट दैट टाइम उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा था। तो स्ट्रक्चर मीन्स उसमें कितने लोग मेल्स थे, कितनी फीमेल्स थी, कितने लिटरेट लोग थे, कितने इलिटरेट थे, या कितने एम्प्लॉयड थे, कितने अनएम्प्लॉयड पीपल थे। और आई कैन से बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसा था। तो जब हम अपने पॉपुलेशन के बारे में इन डिटेल स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था पॉपुलेशन का, उसमें क्या था, देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट, अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बर्थ रेट क्या होता है। तो बर्थ रेट मींस दी इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स पर 1000 इन अ ईयर, कि एक साल के अंदर अंदर 1000 लोगों में कितना एडिशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द बर्थ रेट। एंड दैट वाज वेरी हाई एट दैट टाइम। वो कितना था, इट वाज 40 पर 1000, कि 1000 अगर लोग थे तो उनमें कितना एडिशन हो रहा था, 40। तो दैट वाज वेरी हाई। इसी तरह से डेथ रेट जो था, डेथ रेट मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्संस डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। अगर 1000 लोग हैं उनमें से कितने लोग जो थे वो मर रहे थे, तो दैट वाज आल्सो वेरी हाई एंड इट वाज 48 पर 1000। तो ये दोनों ही जो बर्थ रेट और डेथ रेट थे ये बहुत हाई थे, जो क्या शो करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत बैकवर्ड थी। जब किसी भी इकोनॉमी में डेथ रेट ज्यादा होता है उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, लोग अवेयर हैं, अनअवेयर हैं, वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट शोज दैट द इंडियन इकोनॉमी वाज एन अंडरडेवलप्ड एंड अ स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उसमें सेकेंड फीचर हमारा क्या था डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, इट वाज हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि जो नए जन्मे बच्चे हैं, इन्फेंट्स कौन होते हैं, नए जन्मे बच्चे जो होते हैं, वो कितने बच्चे पर 1000, कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से ज्यादा जीते थे। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है कि 1000 से नीचे 1000 तक कितने ऐसे नए बच्चे जन्मे बच्चे थे जो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाते थे। तो इट वाज वेरी हाई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो था वो बहुत ज्यादा था। मतलब क्या है कि 1000 अगर बच्चे जन्म लेते थे तो उसमें से 218 लोग जो थे वो मर जाते थे। तो मोर्टालिटी मतलब मरते थे। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने शायद पहले गलत बोल दिया। मोर्टालिटी मींस 1000 के पीछे कितने बच्चे जो थे वो मर रहे थे अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले। तो इट वाज 218 पर 1000 which was also very high। और आज ये कितना है, ये आज 33 पर 1000 रह गया है। अगेन हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या दिखाता है, अगेन द हेल्थ फैसिलिटीज वर वेरी पुअर एट दैट टाइम। थर्ड हमारा जो फीचर है दैट इज द लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, लिटरेसी रेट क्या होता है कि कोई कितने लोग ऐसे थे जो किसी एक पर्टिकुलर भाषा को लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। तो दैट वाज also very low on the eve of independence, it was only about 16%। तब क्या अगर हम माने कि 100 में से कितने लोग जो थे कोई एक पर्टिकुलर भाषा को पढ़ और लिख सकते थे, वो सिर्फ 16 ही थे। और इसमें से जो क्या दिखाता था कि हमारी जो इकोनॉमी थी सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थी। और अगर मैं बात करूं विमेन का लिटरेसी रेट जो था वो तो और भी ज्यादा कम था, इट वाज ओनली अबाउट 7%। जो देखो, अगर विमेन का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था तो इससे सोशल बैकवर्डनेस क्या थी कि एट दैट टाइम हमारी जो सोसाइटी थी दैट वाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। पहले तो लोग पढ़ते ही नहीं थे और अगर उनमें से अगर विमेन जो थी वो और भी कम पढ़ती थी, तो दैट मीन्स ये सोशल बैकवर्डनेस है। और अगर लोग कम पढ़े लिखे होंगे तो नेचुरली हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो या डेवलप नहीं कर पाएगी।
फोर्थ हमारा इसका फीचर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन अपनी जिंदगी कितने साल तक जीता है। तो इट वॉज वेरी वेरी लो एट दैट टाइम, इट वॉज ओनली 32 ईयर्स, विच मीन्स कि एट दैट टाइम एक पर्सन की ऑन एन एवरेज लाइफ कितनी होती थी, 32 ईयर्स। अगेन वो क्या दिखाता है कि पहले हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, लोगों के पास कोई डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो वो इतने अवेयर भी नहीं थे। तो इसीलिए हमारा जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी था दैट वाज 32 ईयर्स, अब वो बढ़ के कितना हो गया, इट इज 69 ईयर्स। एंड द फिफ्थ फीचर वाज द पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। लोग गरीब थे, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों के जो लिटरेसी रेट था हमारी इकोनॉमी का बहुत कम था, पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, वो अवेयर ही नहीं थे, तो हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा पुअर थी, जिसकी वजह से ही हमारा यहाँ का जो हाई डेथ रेट था, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था, वो भी बहुत ज्यादा हाई था। एंड द लास्ट फीचर वाज द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, इनकम का कोई जरिया नहीं था, मोर ओवर ब्रिटिशर्स ने सारी इकोनॉमी को हिला के रख दिया था, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत बैकवर्ड था, इंडस्ट्रीज यहाँ कोई थी ही नहीं, सर्विस सेक्टर जो था वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी तो सर्विस सेक्टर भी कहाँ पे डेवलप था। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉवर्टी थी दैट वाज वाइड स्प्रेड, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था दैट वाज वेरी वेरी लो। दिस वाज ऑल अबाउट अवर डेमोग्राफिक प्रोफाइल स्टूडेंट्स। इसमें हमारा 1 मार्क का एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दैट इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन आता है विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, दैट इज 1921। व्हाई? बिकॉज इस ईयर के बाद हमारी इकोनॉमी में एक ट्रांजिशन आया था। ट्रांजिशन क्या था, 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कभी बढ़ती थी, कभी कम होती थी, या कभी स्टेबल रहती थी, लेकिन 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमेशा इंक्रीजिंग रेट पे है। उसके बाद कभी भी हमारी पॉपुलेशन में कोई डिक्रीज या स्टेबिलिटी नहीं है। दैट इज व्हाई दिस ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और इसमें हमारा जो सेकंड 1 मार्क का क्वेश्चन है दैट इज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। ऑफिशियल सेंसस या जिसको हम पॉपुलेशन सेंसस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। मतलब कि हमारी पॉपुलेशन की जनगणना, जिसको हम बोलते हैं जनगणना, और उसके अकॉर्डिंग टू ऑल दीज डेमोग्राफिक फीचर्स, दिस इज नोन एज द ऑफिशियल सेंसस। और वो हमारी कंट्री में फर्स्ट कब हुआ था, 1881 में। और 1881 के बाद वो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमारी कंट्री में होता है। अब तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसके बाद अब हम करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, काम करना। एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, the working population of the country, how that working population of the country is distributed among the 3 sectors. So which are those 3 sectors? They are the primary, secondary and the tertiary sector. अब primary sector क्या होता है students? That is the agriculture sector. Secondary sector is the industrial sector and tertiary sector is the service sector. तो अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से तीनों सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और आई कैन से कितनी कितनी पॉपुलेशन जो है वो कौन कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से तीनों सेक्टर में डिवाइडेड थी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डेटा है एट दैट टाइम का कि 1951 का ये डेटा है। 1951 में देखो जो प्राइमरी सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी, इट वाज 72.7%, और अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दैट इट वाज 73%। तो एग्रीकल्चर में हमारी देखो 100% में से 73% पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में कितनी थी, 10% ओनली, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 10%। तो हमारी पॉपुलेशन का बहुत कम 10% हिस्सा था जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड था। एंड द थर्ड इज द टर्शरी सेक्टर विच इज द सर्विस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड थे, इट वाज अबाउट 17.2%। तो इस डेटा से स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो रहा है कि हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के जो फीचर्स हैं क्या रहे होंगे। तो फर्स्ट फीचर इज द एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एज बिकॉज द मैक्सिमम पॉपुलेशन, मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एट दैट टाइम।
तो दैट इज वाई एग्रीकल्चर जो था वो हमारे यहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। जो ज्यादा लोग थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे थे, बट उससे आने वाला जो हमारा जीडीपी था दैट वाज ओनली अबाउट 50%। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो कंट्री थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, दैट वाज वेरी मच बैकवर्ड। बिकॉज अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो यूएसए, इंग्लैंड जैसे जो कंट्रीज हैं वहां पे जो पॉपुलेशन थी उसका कितना हिस्सा, ओनली 2% लोग जो थे दे वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। और इसी तरह से जापान में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड थे, सिर्फ 12%। तो हमारा तो यहाँ पे मोर देन 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, विच शोज द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अवर कंट्री। और यहाँ पे क्या दिखाता है कि हमारी कंट्री अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। और सेकंड क्या है, देखो अब सेकंड यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 10%, विच इज द लोएस्ट ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। ऑल द 3 सेक्टर्स में से सबसे कम पीपल कहाँ पे एम्प्लॉयड थे, सेकेंडरी में। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इंडस्ट्री जो थी वो एक इनसिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन था। स्टूडेंट्स, हमने पिछले हमारे टॉपिक्स में पढ़ा था कि हमारी यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी पूरे वर्ल्ड वाइड, दैट वाज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका डिके कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था थ्रू देयर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। और यहाँ पे किसी भी तरह की तब उन्होंने कोई भी और कैपिटल या हैवी गुड्स इंडस्ट्री लगाई नहीं। उन्होंने जितना भी हमारी कंट्री को तो उन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया था, एंड दे वर डूइंग एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी ओनली। तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री थी नहीं, तो लोग इसीलिए यहाँ पे भी कम एम्प्लॉयड थे, विच अगेन शोज दैट द इंडिया वॉज वेरी बैकवर्ड इकोनॉमी एट दैट टाइम। बिकॉज अगर हम किसी कंट्री को कहें कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, वो तब होता है अगर उसके मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड हो। हमारी तो लीस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे एम्प्लॉयड थी, दैट इज वाई इंडिया वॉज द इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड नेशन एट दैट टाइम। थर्ड यहाँ पे है टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर में इट वॉज 17.2%। वहां पे देखो, अगर इंडस्ट्रीज नहीं थी तो इट इज ऑब्वियस सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है ना। तो जितना भी हमारा यहाँ पे सर्विस सेक्टर था दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली। जैसे रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, उन्होंने यहाँ पे स्टेब्लिश किया और वो भी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए उसमें सिर्फ 17% लोग जो थे वो एम्प्लॉयड थे। थर्ड जो फीचर निकल के आता है दैट इज द अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है स्टूडेंट, सबसे पहले ये पता हो कि हमारे जब तीनों सेक्टर्स जो है वो इक्वली ग्रो कर रहे हो, तीनों में इक्वल पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड हो। अब यहाँ पे तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ है ही है। पॉपुलेशन में मेजर पॉपुलेशन, सॉरी एग्रीकल्चर में मेजर पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी, इंडस्ट्रियल में सबसे लीस्ट थी, और टर्शरी में भी ऑलमोस्ट बहुत कम थी। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रोथ हो रही थी वो अनबैलेंस्ड हो रही थी। एंड द फोर्थ वाज द रीजनल वेरिएशंस। अब रीजनल वेरिएशंस क्या होता है कि जब हमारे रीजन वाइज जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएं। अब तब क्या हो रहा था, जो जैसे केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु जैसी स्टेट्स के लोग थे, वो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की तरफ भाग रहे थे, उसकी तरफ एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहे थे। जबकि जो पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान जैसी स्टेट्स थी, वहां के अगर लोग पहले जितने एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे उसमें और ज्यादा वर्कफोर्स जो थी वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय होने लगी। तो दैट मीन्स उनके बीच का जो वेरिएशन था, डिफरेंस था, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रीजनल वेरिएशंस भी जो थे सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट के, वो भी बढ़ते जा रहे थे, राइट। तो दिस वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद हमारा रह गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। लेट्स डू दिट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग पता हो स्टूडेंट्स। What do you mean by infrastructure? It refers to those elements of economic changes and social changes which aid in the growth of agriculture and the industrial sector. तो स्टूडेंट्स, ये वो चीजें हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देखो, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो उनका कोई डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एट दैट टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और वो भी उन्होंने क्यों किया था, फॉर द बेटरमेंट या फॉर द बेनिफिट ऑफ द देयर ओन इकोनॉमी। उन्होंने अगर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया दैट वाज नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया,
इट वॉज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ब्रिटिशर्स ने एट दैट टाइम हमारे यहाँ पे डेवलप किया। जिसमें फर्स्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो ब्रिटिशर्स का था दैट वॉज द रेलवेज। तो देखो स्टूडेंट्स, रेलवेज जो था इट वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। लेकिन डू यू नो, आज हमारा जो कंट्री है इट हैज द लार्ज, इट इज द नंबर 1 कंट्री इन द रेलवेज। इसका जो नेटवर्क है रेलवेज का वो सबसे बड़ा है हमारा पूरे वर्ल्ड में। तो रेलवेज जो था एक तरह से हमारे लिए वरदान साबित हुआ, आज हम इसमें नंबर 1 है। रेलवेज इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1850। और ये इन्होंने क्यों डेवलप किया था? देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल, और इसी तरह से फिनिश्ड गुड्स जो थे वो इंपोर्ट करते थे, वो भी ड्यूटी फ्री करते थे। अब जितने भी फिनिश्ड गुड्स उनको बाहर से वो ले आते थे, वो पोर्ट्स तक तो आ जाते थे, लेकिन उसके बाद वो लोकल मार्केट में पहुंचाना मुश्किल था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रेलवेज डेवलप किए, ताकि जितना भी फिनिश्ड गुड्स उनके बाहर इकोनॉमी से रेडी होके आए, उनको वो यहाँ पे लोकल मार्केट में इजीली पहुंचा सके। और वो किसके थ्रू कर सकते थे? दैट वाज ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। और इनका मेन एम क्या था रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने का? वाइडनिंग द मार्केट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स ऑफ देयर ओन कंट्री, राइट। तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1850। सेकेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डेवलप किया दैट वाज दी पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या थे? अब देखो वहां से जो पोर्ट्स थे, वहां से जो फिनिश्ड गुड्स थे, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो पोर्ट्स तक पहुंचाना होता था। और पोर्ट्स में इजी उनका लोडिंग अनलोडिंग या उनको अच्छे से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्स डेवलप किए, so that they can easily handle the export of raw materials and the import of finished goods from Britain at the ports. थर्ड जो था वो था कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में उन्होंने क्यों डेवलप किया, क्या क्या डेवलप किया? कम्युनिकेशन में उन्होंने डेवलप किया पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स उन्होंने क्यों डेवलप किए? ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ा सके, उसको प्रॉपर कर सके, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको वो मेंटेन कर सके। इसीलिए उन्होंने हमारे कंट्री में कम्युनिकेशन जो कि था पोस्ट और टेलीग्राफ के थ्रू उन्होंने डेवलप किया। एंड द फोर्थ वर द रोड्स। अब रोड्स में क्या था? देखो स्टूडेंट, जितना भी वहां से फिनिश गुड्स आता था या यहाँ से रॉ मटेरियल जो था वो पोर्ट्स तक तो चला जाता था। पोर्ट्स तक कैसे जाता था? थ्रू रोड्स, क्योंकि जगह जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता था। अब रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके पोर्ट्स तक कैसे पहुंचाना था? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑन द रोड्स। तो इसीलिए उन्होंने रोड्स को डेवलप किया, ताकि वो अपने जो रॉ मटेरियल है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से कलेक्ट करके उसको इजीली पोर्ट्स तक पहुंचा सके। So this was the infrastructure that was developed by the Britishers at the eve of independence. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी को दिया। अब रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दिए, पोर्ट्स भी उन्होंने सिर्फ वो वाले डेवलप किए जो उनके लिए फायदेमंद थे, जो उनको बेनिफिट देते थे। उन्होंने सारे पोर्ट्स तो यहाँ पे डेवलप नहीं किए। इसी तरह से कम्युनिकेशन में भी उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स तो डेवलप किए, लेकिन उनका जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा रखा, सो दैट जो इंडियंस हैं वो उनको यूज ना कर सकें। और चौथा, रोड्स भी उन्होंने रूरल एरियाज में कोई भी डेवलप नहीं करी। उन्होंने सिर्फ रोड्स अपने लिए जो उनके लिए फायदेमंद थी वो वाली रोड्स उन्होंने डेवलप कर दी थी। दिस वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स टू द इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने यहाँ पे जो भी किया दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ देयर ओन बेनिफिट्स। उन्होंने अपने ही फायदे के लिए किया, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो जाते जाते हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंडिया को कुछ ऐसा दे गए जिससे आज तक हमारी कंट्री उन चीजों का फायदा उठा रही है। तो लेट्स स्टडी कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी कंट्री को पर क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले है रेलवेज एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी नो दैट रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। नो डाउट they introduced the railways only for widening the market of their own finished goods, but आज हमारी जो कंट्री है वो रेलवेज में नंबर 1 पे है पूरे दुनिया में। तो सबसे ज्यादा फायदा हमें उनके रेलवेज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उससे सबसे ज्यादा फायदा आज
हम लोग ले रहे हैं। आज हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो रेलवेज के बिना चल ही नहीं सकती। हमारा जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज ऑल डन थ्रू दी रेलवेज। व्हाई? बिकॉज एक तो उसका जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में हर जगह पे है, रिमोट एरियाज तक है, और दूसरा क्या है, इट इज द चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड दैट इज वाई जो रेलवेज है वो हमारे लिए तो एक वरदान साबित हुआ है। दूसरा है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उन्होंने हमारे को क्या दिए, रोड्स एंड पोर्ट्स। अब रोड्स भी क्या है, हम इजीली कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी तरह से पोर्ट्स के थ्रू भी हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो बहुत इजी से हो पा रहा है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड है इसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, उससे जब यहाँ पे आए तब हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किसके लिए कर रहे थे, ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ देयर ओन फैमिली मेंबर्स। वो सिर्फ अपना और अपने घर वालों का पेट पालते थे, और उसके अलावा वो उनको कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो पता भी नहीं था। तो ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने यहाँ पे इंडिगो की फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन कराया। जब वो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो हमारे यहाँ पे इंडियंस ने सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से फायदा उठा सकते हैं तो हम लोग भी तो ये कर सकते हैं ना। देन दे स्टार्टेड assessing a market price for their agriculture produce and started selling their produce into the market and making the benefits. तो हमारे को कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसने सिखाया, ब्रिटिशर्स ने सिखाया। और ब्रिटिशर्स ने ही अपने जो फार्मर्स का, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स का आउटलुक था, जो नजरिया था, उसको किसने बदला, ब्रिटिशर्स ने, फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू दी कमर्शियल फार्मिंग। एंड द थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट वाज न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ, रोड्स आए, तो ये सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। मोर ओवर हमारे यहाँ पे जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया, अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था तो उतने लोग भी तो ज्यादा चाहिए थे। इसी तरह से रेलवेज ने भी लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दिया, रोड्स ने भी दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी वो और ज्यादा वो बढ़ गई। तो यहाँ पे बढ़ गई और नई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी वो यहाँ पे रेडी हो गई। थर्ड था मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारे कंट्री में क्या था, लोग क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम, देवर एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी, एक चीज के बदले में दूसरी चीज एक्सचेंज करते थे लोगों के साथ। उनको मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज तो पता ही नहीं था। ये हमें किसने सिखाया, ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे बार्टर सिस्टम को खत्म करके मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया कि जब हम कोई भी चीज पैसे देके खरीद या बेच सकते थे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो आया। देन फिफ्थ पॉजिटिव इंपैक्ट वाज द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन करना भी किसने सिखाया, ब्रिटिशर्स ने। आज यही एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस की हेल्प कर रहा है। एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। दिस वाज आल्सो द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड द सिक्स्थ वन वाज द कंट्रोल ऑन फेमाइन। अब देखो, हमने पढ़ा था कि हमारे जो कंट्री में बहुत सारे फेमाइंस आते थे। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर जो था वो अनसर्टेनिटीज पे डिपेंडेंट था कि अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छी प्रोडक्शन निकल आएगी, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं अच्छी रेनफॉल हुई तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो उससे क्या होता था, जिस किसी साल में या जिस किसी एरिया में जो ये रेनफॉल था वो अच्छा नहीं होता था तो वहां का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं निकलता था, तो वहां पे फेमाइंस आ जाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया थ्रू रेलवेज और रोड्स कि जिस एरिया में फेमाइन आते हैं वहां पे वी कैन इजीली ट्रांसपोर्ट फूड सप्लाईज टू दैट पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया। तो इस तरह से हमने फेमाइंस पे भी कंट्रोल करना किससे सीखा, ब्रिटिशर्स ने। तो दीज वर ऑल द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। राइट स्टूडेंट्स, अब दिस वाज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर। एंड स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ लेना, और अगर स्क्रीनशॉट खींचने होंगे तो आप लोग वीडियो में जाकर पीछे जाकर कभी भी खींच सकते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।